हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों महातांडव सीरीज में आप लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं फिर लेकर आ गया हूं सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 स्टूडेंट। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का महातांडव सीरीज चल रहा है और सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 में लेकर आ गया हूँ। अगर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। मेरा टारगेट ही आपका 90+। ठीक है स्टूडेंट, सभी लोग अच्छे से तैयार कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग लेकर आएंगे भी। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट देखेंगे बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, अब सबका आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि मैं सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1871 में, क्या 1872 में, क्या 1876 में, क्या 1880 में? चलिए स्टूडेंट, सबका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं, आप मैच करा लीजिए। ठीक है, तो जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1871 में। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सबने आंसर दिया और नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे और वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में? बताइए स्टूडेंट कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। 1915 ईस्वी में स्टूडेंट, 1915 ईस्वी में जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे स्टूडेंट। ठीक है, 1915 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? बताइए। धान, बाजरा, गेहूं, मक्का, सब इसका आंसर सबको आना चाहिए। ठीक है, कौन सी रबी की फसल पूछ रहा है? सबको मालूम है कि रबी की फसल क्या है? गेहूं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर? नॉर्मल क्वेश्चन से सबको आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है करा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में कि 2015 में? बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। किसमें? 2008 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, वो करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट अच्छे तरीके से। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5वें की ओर। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, कि अहमदाबाद आंदोलन? बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह जो आंदोलन किया था वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे ढंग से आपने क्लियर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफ़ी ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न क्या बोल रहा है उसको आप नोट कीजिए। अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? तो देखिए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंस कह रहा हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद करके जाइएगा। रॉलेट एक्ट क्या था? तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। बहुत देखिए कितना खतरनाक रॉलेट एक्ट था कि किसी पर अगर आप इल्ज़ाम भी लगा देते हैं ना, सिर्फ आपने जुर्म नहीं किया, बस उनको शंका हो जाएगा कि हाँ ये शायद कर सकते हैं ऐसा, तभी भी उनको उठाकर 2 साल की जेल में बंद कर देते थे। बहुत ही खतरनाक रॉलेट एक्ट था। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर
पहला समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक पेय फसल का नाम बताइए, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। उत्तर इसका वो होगा कि चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हार्मोन्स और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। भारत विश्व की अग्रणी चाय उत्पादक देश है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके दो कारण बताइए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग। पहला कारण लिखिए कि जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियों समूहों में वापसी, संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियों समूहों में वापसी, संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या एक बड़ा खतरा है। और वहीं दूसरा कारण कह रहा है कि जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है स्टूडेंट। ये दूसरा कारण हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया, इसे तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। और क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यहाँ पे आ गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर चौथे में। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या करा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा ये करा कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन उपभोक्ता दल बनाकर, उपभोक्ता आंदोलनों के द्वारा तथा उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों को बनाकर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन उपभोक्ता दल बनाकर, उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा तथा उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों के बनाकर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तब एग्जाम में आएगा तब मालूम चलेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कह रहा है कि लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट। लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। तो उत्तर पहले आप हेडिंग डालिए लाल मृदा, और लाल मृदा हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट आप लिखिए इसमें इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है, ठीक है। जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। यह मृदा उर्वर होती है और कृषि योग्य होती है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये आपका लाल मृदा में हो गया। अब लेटराइट मृदा किसे कहते हैं, इसको नोट कीजिए। तो लेटराइट मृदा उसे कहते हैं कि यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। इसकी ऊपरी की तह प्रायः क्या होती है, सख्त होती है, ठीक है। यह मृदा
गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। जो मृदा पाई जाती है अधिक गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। अब इसके नीचे और आपको लिखना है, यहाँ पे लिखें, और इसका जो निर्माण होता है वो निक्षालन क्रिया से होता है। किससे निक्षालन क्रिया से होता है? इसमें हम बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। इस मृदा में बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शो हो रहे हैं। जो इस वीडियो में आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी कीमत पे तैयार करना है स्टूडेंट, किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। ये कई प्रकार से पूछा जाता है, सब प्रकार में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी से याद करके जाना है कि भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या तो इस प्रश्न को पूछ लेगा कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या क्या लिखिए। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, तीनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है बहुत बार। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको किस ढंग से लिखना है स्टूडेंट मैं बता देता हूँ। तो उत्तर आपको लिखना है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन? तो पहला आपको हेडिंग डालना है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, ये पहली हेडिंग डालना है। और लिखना इसमें है आपको कि भारत की कृषि हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। यही आपको भूमि की उपजाऊ शक्ति या ह्रास में आपको लिख देना है। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग डालना है आपको मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन में आपको लिखना है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिससे भूमि खेती के योग्य नहीं रहती है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको दूसरी हेडिंग मृदा अपरदन लिख देना है। इसके नीचे तीसरी हेडिंग आपको डालना है कि खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। ठीक है, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। इसमें लिखना है कि देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती करता है, जिससे कम उत्पादन होता है। अभी भी किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट। ये तीसरी हेडिंग डाल लिया। चौथी हेडिंग आपको डालना है खेतों का आकार। अब खेतों का आकार में आपको लिखना है कि भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उसके खेतों का आकार छोटा है तथा उत्तराधिकार कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है, जिससे खेत की आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाते हैं। ये चौथा हेडिंग में लिख देना है। फिर पांचवा हेडिंग आपको डालना है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अब सिंचाई सुविधाओं का अभाव में आपको लिखना पड़ेगा कि जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है, भूमिगत जल के भंडार में कमी आती जा रही है, परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इसमें सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पांचवी हेडिंग में आपको ये लिख देना है कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव। फिर छठवां आपको लिखना है अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं में आपको लिखना है कि अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। एक तो कृषि लागत के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं तथा दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए फिर आपको लिखना है। इसमें देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपको लिखना है आगे कि आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों को स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। भारत में जलवायु विभिन्नता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपभोग किया जा सकता है। अब जाकर कंप्लीट हुआ। 7 नंबर आपको फ्री में नहीं देगा एग्जाम। आपको क्वेश्चन भाई बड़ा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना समझ रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर तो इसे फ्री में मिलता नहीं कि आपको तुरंत दे देगा। तो स्टूडेंट ये आप जाके कंप्लीट हो। इस वीडियो में इतना मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया स्टूडेंट। वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।